आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो इश्क़े नापाक भाग 7। हेलो दोस्तों, हमने पहले ही ये बात क्लियर किया था कि कुछ पॉइंट्स में आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। इतनी कहानियाँ पेश कर चुके हैं हम आपके सामने जिनको काफ़ी सराहना मिली, तो थोड़ा सा सब्र और भरोसा रखो यारो। हम अच्छे बच्चे हैं, कुछ भी गलत पेश नहीं करेंगे आपके सामने। और हमारे बहुत सारे दोस्तों को तो पूरा भरोसा है हम पर। हम उनके बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। अपना ख्याल रखना। शाम को मिलते हैं। श्रद्धा ने भी युवराज के लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ था। आज वो उन्हें अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बताने वाली थी। श्रद्धा बहुत खुश थी इस बात से बेखबर कि आज एक सरप्राइज किस्मत भी उसे देने वाली थी। श्रद्धा युवराज के घर आने से पहले ही घर आ गई थी और उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। युवराज भी ऑफिस से निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अचानक से उस सीढ़ी पर पड़ी और वो उसे देखने के लिए बैठ गए। शुरू में तो कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, फिर कुछ सेकंड्स बाद धीरे धीरे दो परछाइयों के चेहरे साफ दिखने लगे। श्रद्धा को वरुण के आगोश में देखकर युवराज गुस्से से पागल हो गए थे। पूरी सीढ़ी देखने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वो गुस्से से उठे और ऑफिस से घर की तरफ निकल गए। गुस्से से उनके सर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सर अभी दर्द के मारे फट जाएगा। काया और बच्चे बाहर हॉल में ही बैठे थे और श्रद्धा अपने कमरे में थी। उन्हें इतने गुस्से में देखकर बच्चे भी सहम गए थे। काया, सब नौकरों को अपने कमरों में जाने के लिए कहो और उनको जल्दी से यहाँ फ़ोन करके बुलाओ। श्रद्धा को लाइब्रेरी में आने के लिए कहो। निया और रुद्र, तुम अब दोनों अपने कमरे में जाओ। मेरी इजाज़त के बिना तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे और ना ही कोई नौकर घर में दाखिल होना चाहिए। तुम बच्चों के साथ रहोगी काया। पूरा घर किसी छानबी में तब्दील हो गया था। युवराज कमरे में ना जाकर सीधा लाइब्रेरी में चले गए थे। श्रद्धा युवराज को सरप्राइज देने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जिसे सुनकर श्रद्धा चौंक गई और सोचने लगी कि युवराज अपने कमरे में आने के लिए दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने काया खड़ी थी। श्रद्धा, तुम्हें युवराज ने लाइब्रेरी में बुलाया है अभी, लेकिन वो कमरे में ना आकर लाइब्रेरी में क्यों चले गए ये तो मुझे नहीं पता, पर वो बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने वरुण को भी लाइब्रेरी में बुलाया है, अभी वो बाहर हैं। जब तक वो आता है तब तक तुम मिल लो युवराज से जाकर। श्रद्धा समझ गई थी कि उसकी बर्बादी का समय शुरू हो चुका है। वो डरते हुए लाइब्रेरी की ओर चलती। लैपटॉप पर सीडी चल रही थी। वरुण और श्रद्धा की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। युवराज चहलकदमी कर रहे थे। श्रद्धा ने आते ही सीढ़ी बंद कर दी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए युवराज। युवराज इस समय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने आव देखा ना ताओ सीधा एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया श्रद्धा के चेहरे पर। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके चेहरे पर युवराज की उंगलियों के निशान छप गए थे। नाक और होंठ से खून निकलने लगा था। श्रद्धा दर्द से करहा उठी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। थप्पड़ खाने के बाद भी श्रद्धा अपनी बात कहने का मौका मांग रही थी, लेकिन युवराज कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस गुस्से में उसे जितना गंदा बोल सकते थे बोले जा रहे थे। मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही भतीजे से इश्क लड़ाने की? मैं बाहर क्या गया, तुम्हें मौका मिल गया और मर्द के साथ रात गुजारने का? बोलो, और उनके अलावा तुम्हारे और कितने मर्दों से संबंध है? मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी हवस की आग जल रही थी कि तुम अपने पति के लौटने का इंतजार भी ना कर सकी और वरुण के साथ शुरू हो गई। बेशर्मी की हद तो ये है कि दूसरे आदमी के साथ रात गुजारने भी तो अपने ही पति के बिस्तर पर। तुम तो वेश्याओं से भी गई गुजरी हो। वो पराए मर्दों के साथ रात मजबूरी में गुजारती है, लेकिन तुम अपनी हवस पूरी करने के लिए, पता नहीं कितनी आग है तुम में जो साले खत्म ही नहीं होती। आखिरकार तुमने साबित कर ही दिया कि तुम रश्मिका बत्रा की बेटी हो। उसने भी अपने पति को धोखा दिया था और तुमने भी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। श्रद्धा अब तक चुप थी, लेकिन अपनी मम्मी के बारे में सुनते ही चिल्ला पड़ी। बस बहुत हो गया युवराज। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सुनाते जाएंगे। हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। मैं मानती हूँ मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इन सब के पीछे काया और वरुण का हाथ है। काया मुझे जूस में इच्छा बढ़ाने वाली दवाई मिलाकर खिला रही थी। उसी ने मुझे एक्सीडेंट वाले दिन जूस में मिलाकर ऐसा कुछ पिलाया जिसकी वजह से कार चलाते वक्त मुझे चक्कर आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपने बच्चे को खो दिया। श्रद्धा एक एक करके काया वरुण के बारे में सब कुछ बताती गई। उसने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। युवराज ने जो सीढ़ी में देखा था उसके आगे हर सबूत बेकार था। झूठ बोलना बंद करो। काया के पास कोई वजह नहीं है ये सब करने की। वो आपसे प्यार करती है और इस घर पर अपना अधिकार चाहती है।
क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? युवराज ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। ज़रूर ये कहानी भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाई होगी। वैसे भी बहुत अनुभव है उसे अमीर आदमियों को फंसाने का। इस सब में काया का नाम मत घसीटो। उसे मैं 12 साल से जानता हूँ। उसे जैसे निस्वार्थ औरत का मिलना आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल है। अगर उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना ही होता तो वो 12 साल पहले कर लेती। वो तुम्हारी तरह सस्ती और घटिया नहीं है। उस पर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा के गले पर युवराज के हाथ का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मेरा दम घुट रहा है युवराज, छोड़िए मुझे। तुम जैसी औरत का मर जाना ही सही है। मैं प्रेग्नेंट हूँ युवराज, और ये बच्चा आपका है। प्रेग्नेंट शब्द सुनते ही युवराज ने उसके गले पर से अपना हाथ हटा लिया था। बकवास बंद करो। इस बच्चे को ज़बरदस्ती मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। ज़रूर ये वरुण का या फिर किसी और का बच्चा होगा जिसके साथ तुमने रात गुजारी होगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता श्रद्धा। इस घर को छोड़कर अभी यहाँ से निकल जाओ। तलाक के पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। इतना कुछ सुनने के बाद मैं खुद इस घर में नहीं रहना चाहती युवराज। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं आपको तलाक भी नहीं दूंगी, और अगर आपने ये मामला कोर्ट में पहुंचाकर मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की तो बदनामी आपकी ही होगी। मीडिया में हर तरफ यही खबर नजर आएगी कि 40 वर्षीय युवराज सिंह राठौर अपनी 24 वर्षीय बीवी को खुश करने में नाकाम साबित हुए, लिहाजा उनकी बीवी को मजबूरी में पराये मर्द से संबंध बनाने पड़े। मैं बदनाम हुई तो बदनाम होने से आप भी नहीं बच पाएंगे। आ गई ना अपने घटियापन पर। बोलो, तलाक के एवज में तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। अपनी दौलत अपने आप संभाल कर रखिए। मुझे आपसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। अपने बच्चे को अकेले पालने की ताकत है मुझ में। ये बच्चा आपका है युवराज। चाहे आप कुछ समय बाद ही डीएनए टेस्ट करवा कर देख सकते हैं, वरना जब बड़ा होगा तो आपकी शक्ल देखकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो आपका ही खून है। बेकार की बकवास बंद करो और यहाँ से चलती बनो। मुंबई में तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। जहाँ नौकरी करने जाओगी वहाँ से निकाल बाहर करूँगा। तुम अभी युवराज सिंह राठौर को अच्छी तरह से जानती नहीं हो। मैं इतनी आसानी से माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे यकीन है युवराज कि एक दिन आप मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो व्यवहार आज आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप तड़पेंगे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं मिलूँगी। आज के बाद आप मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। श्रद्धा ने अचानक से युवराज के करीब जाकर उनके होंठों को छुआ कि वो उसे रोक नहीं पाए। आपके होंठों पर मेरे होंठ से निकला खून लग गया है, बाद में साफ कर लीजिएगा। मेरा ये आखिरी स्पर्श आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मैंने आपके सिवा कभी किसी से प्यार नहीं किया। आपकी श्रद्धा दोषी नहीं है। इतना जिल्लत सहने के बाद भी वो आपसे तब भी प्यार करती है। मेरा ये आखिरी स्पर्श आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा युवराज। श्रद्धा सिर ऊंचा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ नीचे चली गई थी कमरे में। उसने सूटकेस निकाला और अपने कपड़े पैक करने लगी। कपड़ों के साथ साथ उसने अपनी और युवराज की जो भी तस्वीरें थी घर में वो भी रख ली थी। वो जानती थी युवराज इन तस्वीरों को बाहर फिकवा देंगे। अपनी खूबसूरत यादों को वो ऐसे बिखरने नहीं देना चाहती थी। गहनों के नाम पर उसके हाथ में सगाई की अंगूठी और गले में मंगलसूत्र ही था। वरुण उस दिन शर्म और डर के मारे घर नहीं आया। उसने भारत छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। सामान के नाम पर उसके कमरे में कुछ पुराने कपड़े और जूतों के सिवा कुछ नहीं था। वरुण कायर था, मुंह छुपाकर भाग गया, और श्रद्धा साहसी थी, मैदान छोड़कर भागी नहीं। उसने अपनी गलती स्वीकारी और सजा मिलने पर भी पीछे नहीं हटी। श्रद्धा के नीचे जाने के बाद युवराज घुटनों के बल फर्श पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बच्चों की तरह रोने लगे थे। उन्हें अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने सीडी में देखा था। वरुण जिसे अपना बेटा मानकर पाला था, उसी ने धोखा दे दिया। श्रद्धा जिससे बेइंतहा प्यार किया, उसने उनके भतीजे के साथ मिलकर उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया। उन्हें नफरत होने लगी थी रिश्तों से। प्यार पर से उनका भरोसा उठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में जीने लायक कुछ भी बचा ना हो। खुद को इतना टूटा हुआ तो उन्होंने कभी अपनी पहली पत्नी सिमी के जाने के बाद भी नहीं महसूस किया था जितना वो आज श्रद्धा के धोखे के बाद कर रहे थे। श्रद्धा ने अपना सामान बैग में रखा और काया को फ़ोन करके बाहर बुला लिया। काया के मना करने पर भी बच्चे उसके पीछे पीछे आ गए। निया और रुद्र उसके चेहरे को देखकर समझ गए थे कि ज़रूर उसके और उनके डैडी के बीच में भयंकर झगड़ा हुआ है। दोनों दौड़कर श्रद्धा के गले लग गए, रोने लगे। काया, युवराज को ऊपर से बुलाकर ले आओ। निया, रुद्र, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। हो सकता है मेरे जाने की वजह तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चले, और उसे जानने के बाद तुम दोनों भी अपने डैडी की तरह मुझसे नफरत करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो सच तुम्हें बताया जाएगा वो अधूरा सच होगा। कभी कभी चीज़ें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। वो चाहे मुझसे जितनी भी नफरत करें, पर तुम मत करना। अपने डैडी का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे डैडी से तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। काया
काया और युवराज एक साथ नीचे आए और मेरे बच्चों को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? डैडी, श्रद्धा हमें कोई उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रही। निया, तुम चुप हो जाओ, वो इस वक्त गुस्से में है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। युवराज, मैं जा रही हूँ, चाहो तो ये सूटकेस खोलकर देख सकते हो, सिर्फ अपने कपड़े और हमारी तस्वीरों के सिवा मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा रही हूँ। सारे गहने अलमारी में रखे हुए हैं, गले में मंगलसूत्र, हाथ में सगाई की अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। रुद्र युवराज का हाथ पकड़कर रोने लगा। डैडी, आप श्रद्धा मॉम को जाने से रोकिए ना प्लीज़, वो मेरी और निया की दीदी की बात नहीं सुन रही हैं। युवराज ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़े रहे। काया ने उसे एक बार भी जाने से नहीं रोका। श्रद्धा ने काया की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो तेजी से उसके पास गई और उसके गाल पर कसकर थप्पड़ जड़ दिया। श्रद्धा के थप्पड़ ने काया को स्तब्ध कर दिया था। वो बस गुस्से से उसका चेहरा देख रही थी। अपने कर्मों का फल तुम एक दिन जरूर भुगतोगी काया। निया और रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जाते जाते आखिर श्रद्धा ने उनकी काया आंटी को थप्पड़ क्यों मारा। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि युवराज श्रद्धा को काया पर हाथ उठाने से रोक नहीं पाए। युवराज अपने कमरे में चले गए थे और फिर उसके बाद वो खाना खाने में बाहर नहीं आए। श्रद्धा कमरे से अपनी हर एक चीज़ ले गई थी। याद के नाम पर उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था वहाँ। युवराज ने उसी रात अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दिया था। उस कमरे में अब रहना उनके लिए नामुमकिन था। वो कमरा उन्हें श्रद्धा के प्यार और बेवफाई की याद दिला रहा था। अब उस बिस्तर पर सोना असंभव था जिस पर श्रद्धा और वरुण ने एक साथ रात गुजारी थी। उन्हें श्रद्धा से उससे जुड़ी हर एक चीज़ से नफरत हो गई थी। रुद्र और निया श्रद्धा और उनके डैडी के बीच हुए झगड़े के बारे में बात कर रहे थे। दीदी, डैडी और श्रद्धा मॉम के बीच ऐसा क्या हुआ होगा अचानक से जब वो घर छोड़कर चली गई और डैडी ने उन्हें जाने से रोका भी नहीं। इससे पहले तो मैंने कभी उन्हें झगड़ते हुए नहीं देखा। पता नहीं रुद्र, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। एक साल में इतना तो मैं समझ गई हूँ कि श्रद्धा बुरी इंसान नहीं है। वो जो कहती है खुलकर कहती है और लोगों की तरह उसके दो चेहरे नहीं हैं। जिस तरह से उसने काया आंटी को थप्पड़ मारा, उसे देखकर लगता है कि कहीं श्रद्धा और डैडी के बीच हुए झगड़े की वजह काया आंटी तो नहीं है। तुमने गौर किया, उन्होंने एक बार भी श्रद्धा को जाने के लिए नहीं रोका और ना ही डैडी को कहा उन्हें रोकने के लिए। दीदी, आपने श्रद्धा मॉम का चेहरा देखा था, उनके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, होंठ और नाक पर खून जमा हुआ था। श्रद्धा मॉम के चेहरे चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, डैडी को उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे डैडी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। डैडी का हाथ कितना भारी है और श्रद्धा मॉम इतनी नाजुक सी हैं। कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। इतना दर्द सहने के बाद भी वो डैडी की परवाह कर रही थी। चाहे कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल उन्हें कभी भी बुरा नहीं ठहरा सकता। मेरी श्रद्धा मॉम बुरी नहीं हो सकती दीदी। निया ने रुद्र को प्यार से गले लगा लिया था। तुम सच कह रहे हो रुद्र, मेरा दिल भी यही कह रहा है कि श्रद्धा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। श्रद्धा अपने घर पहुंचते ही रश्मिका के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। श्रद्धा को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, उसके चेहरे पर पड़े निशान युवराज के गुस्से की गवाही दे रहे थे। श्रद्धा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, युवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने। जाहिलों की तरह बर्ताव किया है उसने तुम्हारे साथ, तुम पर हाथ उठाने की उसे सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी है उनके खिलाफ। उन पर जो गुजर रही है वो इस वक्त मैं समझ सकती हूँ। क्या पता मैं भी उनकी जगह होती तो यही करती। मम्मी, मेरी वजह से उनका रिश्तों और प्यार पर से विश्वास उठ गया है। अब वो फिर से कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैं मानती हूँ उन्होंने मुझ पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया, पर मैं अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। दुख सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें मुझसे ज़्यादा काया पर भरोसा है। मम्मी, मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। युवराज ने मुझे धमकी दी है कि वो इस शहर में मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। क्या आप मेरे साथ चलोगी? हाँ श्रद्धा, तुम जहाँ चाहोगी मैं वहाँ चलूँगी। हर रिश्ता साथ छोड़ सकता है, पर कभी माँ बाप साथ नहीं छोड़ते। थोड़ा सा खा लो, युवराज की वजह से अपना मूड मत खराब करो। अपना सारा ध्यान अपने बच्चे पर रखो। अब तुम्हें अपने और उसके लिए जीना है। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसीलिए सर उठा कर जियो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। आपकी श्रद्धा कभी हार नहीं मानेगी। खाना खाने के बाद श्रद्धा अपने कमरे में आराम कर रही थी। रश्मिका आइस पैक ले आई थी श्रद्धा के चेहरे पर आई सूजन कम करने के लिए। अपनी मम्मी को इस तरह अपना ख्याल रखता देख श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ श्रद्धा, बहुत दुख हो रहा है क्या? नहीं, मैं इस दर्द की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बचपन से लेकर अब तक कई बार गलत समझा। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें क्या लोग भी मुझे अक्सर गलत ही समझते हैं, क्योंकि मैं समाज के बनाए कायदों की परवाह नहीं करती। मैं त्याग की मूर्ति बनकर नहीं जीना चाहती। तुम्हारी माँ होने का ये मतलब नहीं कि मेरे कुछ अपने सपने नहीं हैं। मम्मी, आज युवराज ने कहा कि मैं आप जैसी हूँ। जैसे आपने पापा को धोखा दिया था, वैसे ही मैंने युवराज को दिया। क्या ये सच है कि आपने पापा को धोखा दिया था? ये बात सुनकर रश्मिका को गुस्सा आ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? वो जानता ही क्या है मेरे बारे में जो उससे इतनी घटिया बात कह दी। घर में खुद सांप पाल कर बैठा है, लोगों को परखने की अकल नहीं है और मुझ पर उंगली उठा रहा है।
तुमने सुन कैसे ली मेरे बारे में ये बात? मम्मी, मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। युवराज को छोड़िए, इस वक्त तो अपने होश में नहीं है। आप मुझसे सच बताइए। श्रद्धा, सच हमेशा कड़वा होता है, ये बात याद रखना। आप कहना शुरू कीजिए। मेरी और तुम्हारे पापा की अरेंज मैरिज थी। शादी के पहले साल में ही तुम हमारी ज़िंदगी में आ गई। मैं और रजनीश एक साथ बहुत खुश थे। तुम्हारे आने के बाद हम और भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अचानक से तुम्हारे पापा को बिजनेस में घाटा होने लगा। उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा देकर किसी और से हाथ मिला लिया था। घर में पैसों की तंगी होने लगी। वो शराब पीने लगे। रोज़ कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। एक का कर्जा चुकाने के लिए वो दूसरे से उधार लेने लगे। घर में प्यार की जगह लड़ाई झगड़ों ने ले ली थी। वो हर छोटी बात पर हाथ उठाने लगे, शक करने लगे। चाहे उन्होंने जैसा भी सलूक मेरे साथ किया हो, लेकिन उन्होंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने कई बार उन्हें तलाक देने के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं दे पाई। मैं एक पिता को उनके बेटे से दूर नहीं कर सकती थी, पर मैं उनकी मार और गुस्सा सहते सहते भी थक चुकी थी। अविनाश मेरे पापा के दोस्त का बेटा था और हमारा बचपन का साथ ही गुजरा था। हम अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसके पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। कुछ साल तक एक दूसरे को खत लिखते रहे, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए और दोस्ती बीच में ही छूट गई। एक दिन अचानक से उससे बाजार में मुलाकात हो गई। जाहिर सी बात है, दो पुराने दोस्त मिलेंगे तो बात भी करेंगे। तुम्हारे पापा ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया। मुझे जगह जगह बदनाम करने लगे। तुम्हारे नाना जी तक को मेरे बारे में फ़ोन करके उल्टा सीधा कहा। गुस्से में वो मुझे और तुम्हें अपने साथ ले गए। उसके कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा ने आत्महत्या कर ली। उनकी खुदकुशी का कारण मैं नहीं थी, वो कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। उसी कर्जे की वजह से मुझे युवराज की बात माननी पड़ी। रश्मि का बदला इतना बनना आसान नहीं है जितना दिखता है। कुछ समय बाद तुम्हारे नाना जी का भी देहांत हो गया। आसान नहीं होता कि अकेली जवान औरत के लिए बेटी को पालना। जहाँ नौकरी करने जाओ वहीं इंसान फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता है। मैं किसी से डरी नहीं श्रद्धा। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है और आगे भी जीऊँगी। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात अमीर आदमी को फंसाने की, तो आजकल की दुनिया में सब समझदार हैं। कोई किसी के चक्कर में यूं ही नहीं फंसता। किसी में कुछ होता है तभी कोई किसी से शादी करता है। युवराज और तुम्हारी शादी के बारे में मीडिया ने क्या नहीं लिखा, लेकिन सच क्या है ये तुम दोनों जानते हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसीलिए लोगों की परवाह करना बंद कर दो। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसीलिए बेहतर है अपने आप को खुश रखें। श्रद्धा, रजनीश चाहे अच्छे पति ना बन पाए हो, लेकिन वो अच्छे पिता ज़रूर थे। इसीलिए उन्हें लेकर अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखना। यही बात अपने बच्चे को भी सिखाना। तुम्हारे और युवराज के बीच चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसके सामने उसके पिता की अच्छी छवि बनाए रखना। युवराज दिल का बुरा नहीं है, बस वो तुम्हारी तरह काय के साजिश का शिकार है। ये सुनकर श्रद्धा भावुक हो गई थी। उसने रोते हुए अपनी मम्मी को गले लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। हाँ, मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ और इस बात पर मुझे गर्व है। युवराज कुछ दिन तक ऑफिस नहीं गए। खराब तबीयत का बहाना बनाकर कमरे में पड़े रहे। दाढ़ी बढ़ गई थी, चेहरा उतर गया था। 2 ही दिनों में वो बूढ़े लगने लगे थे। काय के लिए ये अच्छा मौका था। वो बच्चों के बारे में बात करने के बहाने उनके कमरे में चली गई। युवराज, आपने ये क्या हाल बना रखा है? अपना नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचिए। वो आपको ऐसे हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? श्रद्धा जा चुकी है, लेकिन आपके बच्चे तो हैं ना आपके पास। आपको उनके लिए जीना है। भूल जाइए श्रद्धा को, जिंदगी में आगे बढ़िए। ऑफिस जाना शुरू कीजिए और अपना काम संभालिए। निया युवराज के कमरे के बाहर ही खड़ी थी और काया की बातें सुन रही थी और देख भी रही थी। काया ने युवराज को समझाते समझाते उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। वो उनके हाथों को सहला रही थी। युवराज अपने दुख में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने काया की इस हरकत पर ध्यान ही नहीं दिया। निया के आते ही काया ने अपना हाथ पीछे कर लिया। काया, आंटी ठीक कह रही हैं डैडी, इस कमरे से बाहर निकलिए और ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए। निया, तुम बैठकर अपने डैडी से बात करो, मुझे नीचे काम है। जी आंटी। काया के जाते ही निया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। डैडी, श्रद्धा के अचानक से घर छोड़कर क्यों चली गई और आपने उसे जाने से क्यों नहीं रोका? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता निया। डैडी, मुझे सच जानना है। सच सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो सुनो, वो बेहद ही घटिया किस्म की लड़की निकली। मेरी अनुपस्थिति में उसका अफेयर वरुण के साथ चल रहा था। वो मेरे लिए मर चुकी है। आपसे ये किसने कहा? किसी ने मेरे पास सीडी भेजी थी उसके काले कारनामों की। निया और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रद्धा अफेयर कर सकती, वो भी वरुण के साथ। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे अभी भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। जब श्रद्धा और वरुण के अफेयर के बारे में सुनकर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी, तो उसके पापा को उन्हें सीडी में एक साथ देकर कितनी तकलीफ हुई होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसे भी अपने डैडी की तरह श्रद्धा से नफरत होने लगी थी। रश्मिका और श्रद्धा ने घर किराए पर देने के बारे में सोचा था ताकि एक बंदी बधाई आय मिलती रहे।
घर बड़ा था, अच्छी लोकेशन पर था, इसीलिए अच्छा खासा किराया मिलने की उम्मीद थी। अब उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो युवराज से दूर रहकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके और वो जेब पर भी भारी ना पड़े। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ जाने का निर्णय लिया था। छोटा शहर था, हरियाली से भरपूर और सारे हिल स्टेशन भी पास थे। रश्मिका के दिमाग में फिलहाल इससे बेहतर कोई और जगह नहीं थी। मम्मी, आप चंडीगढ़ ही क्यों जाना चाहती हैं? इससे पहले आप कभी गई हैं वहाँ? नहीं, पर जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपने बचपन के दोस्त अविनाश के बारे में बताया था ना, वो चंडीगढ़ में ही रहता है अपने परिवार के साथ। अभी कुछ ही समय पहले उससे फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में उसने कहा था कि कभी मुमकिन हो तो चंडीगढ़ ज़रूर आना। ये सुनकर श्रद्धा के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। वो शादीशुदा है क्या मम्मी? उसका तलाक हुआ कई साल हो चुके हों, फिलहाल वो अकेला अपने माता पिता के साथ रहता है। श्रद्धा मन ही मन सोच रही थी कि ये तो अच्छी खबर है। अगर उसकी मम्मी की ज़िंदगी में दोबारा खुशी आ सकती है तो इसमें बुरा क्या है। श्रद्धा, तुम 2 और 2 4 करने में अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हमारे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। श्रद्धा, बात अविनाश की नहीं है, यहाँ तुम्हारी प्रेगनेंसी की है। अनजान जगह पर अगर कुछ समस्या आ गई तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी? कोई जान पहचान वाला रहेगा पास तो ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ी तो मदद हो ही जाएगी। मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई थी, उसने कहा है कि वो वहाँ पर घर ढूंढने में मदद कर देगा। ठीक है मम्मी, वैसे भी मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। रुद्र श्रद्धा को लेकर काफ़ी परेशान था। वो चाहता था उनका और डैडी का पैचअप जल्दी हो जाए और वो घर वापस आ जाएं। वरुण भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। इतने दिनों में उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था और वो घर भी नहीं आया था। निया दीदी, आपको कुछ पता चला डैडी और श्रद्धा मॉम के झगड़े के बारे में? हाँ, डैडी ने इस बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बड़ों के बीच की बातों को समझने के लिए तुम अभी छोटे हो। ओ दीदी प्लीज़, मुझे बच्चा समझना बंद करो। मैं 16 साल का हो गया हूँ और मुझे सब समझ है। ठीक है तो फिर सुनो, श्रद्धा का वरुण के साथ अफेयर चल रहा था। ये डैडी को कैसे पता चला? उनकी सीडी देखकर। इसीलिए वरुण यहाँ से गायब है। मैं श्रद्धा को इतना अच्छा समझती थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी घटिया निकलेगी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा वो ऐसा कुछ कर सकती है। ये सुनकर भी रुद्र ने श्रद्धा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आपको श्रद्धा मॉम की बात याद है? उन्होंने कहा था हो सकता है मेरे जाने की वजह तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चले और उसे जानने के बाद तुम दोनों को भी अपने डैडी की तरह मुझसे नफरत करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो सच तुम्हें बताया जाएगा वो अधूरा सच होगा। कभी कभी चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। श्रद्धा मॉम को फंसाया गया है दीदी, और ज़रूर इसमें काया आंटी का हाथ है। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने जाते समय आंटी को थप्पड़ क्यों मारा था। दीदी, आप खुद ही सोचो ना, कोई अपने अफेयर की सीढ़ी क्यों बनवाएगा? मैं नहीं जानता पूरा सच क्या है, लेकिन मेरा दिल कहता है श्रद्धा मॉम डैडी को धोखा नहीं दे सकती। वो जाते हुए घर से कुछ भी नहीं लेकर गई और ना ही उन्होंने डैडी से पैसे की मांग की। इसका मतलब वो पैसों की लालची तो नहीं है। और रही बात अफेयर की, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने से 22 साल बड़े व्यक्ति से वो शादी कर सकता है जो उससे सच्चा प्यार करता हो। मैं उनसे सच जाने बिना उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। निया पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पर रुद्र की बात कुछ उस बातों से वो सहमत थी। इस पूरे प्रकरण में काया आंटी की भूमिका संदेह के घेरे में थी, क्योंकि उन्होंने एक बार भी श्रद्धा को रोका नहीं था और ना ही उन्होंने डैडी को समझाया। उल्टा वो तो उन्हें श्रद्धा को भूल जाने के लिए कह रही थी। ऑफिस के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे थे, लिहाजा युवराज को ऑफिस जाना पड़ा। अक्सर सुबह ऑफिस जल्दी निकल जाते थे और देर रात तक घर वापस आते थे। बच्चों से औपचारिक बातचीत करने के बाद वो अपने कमरे में कैद हो जाते थे। निया ने कई बार इस विषय में बात करने की कोशिश की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ना वो कुछ सुनना चाहते थे और ना ही समझना चाहते थे। हिम्मत करके एक दिन निया और रुद्र उनके कमरे में पहुंच गए बात करने के लिए। डैडी, हमें आपसे बात करनी है। किस बारे में? श्रद्धा के बारे में। तुम दोनों अभी अपने कमरे में जाओ, मुझे नींद आ रही है। डैडी, माना श्रद्धा ने आपको धोखा दिया, लेकिन फिर भी आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसका गाल आपके थप्पड़ की वजह से सूज गया था, होंठ कट गया था, नाक से भी खून बह रहा था। अगर वो सच में बुरी होती तो जाते हुए ये नहीं कहती कि वो आपसे प्यार करती है। उनका ख्याल रखना। डैडी, जिसने भी आपके पास सीडी भेजी है वो यही चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाएं। आप दिल को साइड में रखकर दिमाग से सोचिए इस बारे में। हो सकता है आपको उनकी सच्चाई दिख जाए। न्याय श्रद्धा की वकालत करना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। डैडी, अगर भविष्य में शादी के बाद दिया दीदी से कोई बड़ी गलती हो जाए और उनका पति भी गुस्से में उन पर ऐसे ही हाथ उठाए तो आपको कैसा लगेगा? रुद्र, बेकार की बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। ना मैं उसका नाम सुनना चाहता हूँ और ना ही ज़िंदगी में दोबारा उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। डैडी, हम दोनों श्रद्धा के घर गए थे। वो मुंबई छोड़कर चली गई है। उन्होंने अपना नंबर भी बदल लिया है। वो कहाँ गई है ये किसी को नहीं पता।
अब ना आप उन्हें कभी सुन पाएंगे और ना ही देख पाएंगे। एक 23 साल की खूबसूरत लड़की ने अपने से 22 साल बड़े उम्र के आदमी से शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वो उसे बेहद प्यार करती थी, वरना उसके लिए हम उम्र अमीर लड़कों की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी अब तो वो आपको छोड़कर चली गई है। हो सकता है कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर वो आपको किसी और व्यक्ति की पत्नी के रूप में नजर आए जो उनकी उम्र का होगा और आपकी तरह अमीर भी। इस पूरे मामले में नुकसान सिर्फ आपका हुआ है। दिल को बाजू में रखकर दिमाग से सोचिए। आपके लिए सच का पता लगाना मुश्किल नहीं है। रश्मिका और श्रद्धा चंडीगढ़ चले गए थे बिना किसी को कोई खबर दिए। एयरपोर्ट पर अविनाश उन दोनों को लेने आए थे। तब तक नया घर मिल नहीं जाता, तब तक उनके घर में ही रुकने का प्लान था। अविनाश और रश्मिका दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए थे। श्रद्धा बारी बारी से दोनों के चेहरों पर आते जाते भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच अभी भी एक जुड़ाव था, ये देखकर ही पता चल रहा था। श्रद्धा को चंडीगढ़ पहले ही नज़र में पसंद आ गया था। सड़कों पर मुंबई वाली भीड़ भाड़ नहीं थी। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। मुंबई में तो गगनचुंबी इमारतों और भीड़ के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। घर पहुंचते ही रश्मिका और श्रद्धा ने अविनाश के मम्मी पापा के पाँव छुए। पापा, ये रश्मिका है और वो उसकी बेटी श्रद्धा। अविनाश के मम्मी पापा बहुत खुश हुए इतने समय बाद रश्मिका से मिलकर। दोनों काफ़ी बुजुर्ग थे। कुछ देर बात करने के बाद अपने कमरे में चले गए थे। अविनाश दोनों को उनका कमरा दिखाकर अपने काम से निकल गए थे। मम्मी, अविनाश को देखने में काफ़ी हैंडसम है। पापा के जाने के बाद आपने इनसे दोबारा मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? श्रद्धा, उस वक्त मैं उस स्थिति में नहीं थी कि इन सब बातों के बारे में सोचती। मेरे और तुम्हारे पापा के बीच समस्याओं का ये मतलब नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी। उनके यूँ अचानक चले जाने से खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जब थोड़ी स्थिर हुई तब उनके कर्जे का बोझ मुझ पर पड़ गया। इतना सारा कर्जा छोड़कर गए थे पीछे। मुझे ही मालूम है कि कैसे मैंने धीरे धीरे करके चुकाया। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो थी सर पर। इस सब चीज़ों में वक्त ही नहीं मिला अविनाश के बारे में सोचने का। वैसे भी उसका अपना परिवार था। उसकी एक बेटी है, प्रिया नाम है, अपनी मम्मी के साथ रहती है। 4-5 घर देखने के बाद रश्मिका और श्रद्धा को एक फ्लैट पसंद आ गया था। अविनाश के घर के पास ही था। फुल्ली फर्निश्ड होने के कारण घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। अविनाश की सहायता से दोनों जल्दी सेटल हो गए थे घर में। श्रद्धा ने एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली थी इधर उधर जाने के लिए। रश्मिका और श्रद्धा अक्सर दोनों घूमने निकल जाते थे। यहाँ का मशहूर रॉक गार्डन देखकर तो दोनों हैरान ही रह गए थे। इस गार्डन में बेकार पड़ी ट्यूबलाइट्स, टूटी फूटी चूड़ियों, प्लेट, चीनी के कप, फ्लश की सीट, बोतल के ढक्कन और अलग अलग तरह के कचरे को रिसाइकल करके कलाकृतियाँ बनाई गई थी। कला का अद्भुत नमूना था रॉक गार्डन घूमते घूमते श्रद्धा थक गई थी। थोड़ी देर बेंच पर बैठकर आराम करने लगी। 7वां महीना चल रहा था। जब भी अपने बड़े हुए पेट को छूती उसे युवराज की याद आ जाती। बैठे बैठे यही सोच रही थी कि कितनी चाहत थी युवराज को बच्चे की, और जब ये मौका आया ज़िंदगी में तो उन्होंने ही इस खुशी से अपना मुंह मोड़ लिया। काश वो भी यहाँ होते तो अपने बच्चे को पेट में किक मारते हुए महसूस कर पाती। किसी ने सच ही कहा है, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं, और जब मिल जाती है तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। युवराज पहले से बेहतर हो गए थे। श्रद्धा की बेवफाई को भुलाकर काम में अपना दिल लगाने लगे थे। घर अब समय से आने लगे थे। अक्सर वो, काया और बच्चे घूमने के लिए निकल जाया करते थे। काया को अपना परिवार फिर से वापस मिल गया था। घर का नियंत्रण पूरी तरह से उसके हाथ में था। काया ने अपने रंग रूप पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। बच्चे बड़े हो गए थे, उसके पास समय ही समय था। आजकल सारा समय वो अपनी साज सज्जा में लगाती थी। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चले जाते थे और काया और युवराज घर में अकेले रह जाते थे। इस वजह से दोनों काफ़ी समय साथ बिताने लगे थे। श्रद्धा की बेवफाई युवराज और काया को करीब लाने का काम कर रही थी। अक्सर काया उनका मनपसंद खाना बनाती, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने के साथ साथ उनका घर और बच्चे को भी तो वो ही संभाल रही थी। काया को उनका और घर का यूं बेखूबी ख्याल रखते देख कई बार उनके दिल में ख्याल आता कि काश उन्होंने श्रद्धा से शादी ना करके काया से ही की होती तो उनकी ज़िंदगी में कितना सुकून होता। काया दिल की जितनी अच्छी है, श्रद्धा उतनी ही मक्कार। काश उन्होंने सूरज से ज़्यादा सीरत पर ध्यान दिया होता तो आज उनके साथ ये नहीं होता। जिस श्रद्धा में उन्हें कोई बुराई नहीं दिखती थी, आज उनके लिए वो बुराइयों का पुलिंदा थी। पुरुष का मन बदलने में देर नहीं लगती, जबकि स्त्री का मन एक बार किसी से जुड़ जाए तो वो उसे आसानी से नहीं छोड़ पाती, फिर वो अच्छा इंसान हो या बुरा। युवराज दिन पर दिन काया में उलझते जा रहे थे। आखिर उलझते भी क्यों ना, काया धीरे धीरे प्यार से उनके सामने अपना वो रूप ला रही थी जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। वो उनसे हर विषय पर खुलकर बात करने लगी थी। बात करते हुए, खाना परोसते हुए हल्के से उन्हें छू लेती। ऐसा करने के पीछे काया का एक ही मकसद था, अपने स्पर्श से युवराज का परिचय करवाना। ये संकेत था उसकी तरफ से कि वो उनके साथ कितनी सहज है। युवराज का उसकी तरफ ध्यान देना उसे यकीन दिला रहा था कि दिल अब
दिल्ली अब दूर नहीं है। कई बार उसने मन ही मन अफसोस होता कि काश ये कोशिशें उसने उनकी पहली पत्नी के देहांत के बाद की होती तो आज वो काया युवराज सिंह राठौर होती और श्रद्धा उनकी ज़िंदगी में कभी आती ही नहीं। युवराज कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते सो गए थे, तभी काया उन्हें कमरे में दूध देने के लिए आई। उन्हें सोता देखकर उनके सिरहाने पर के पास बैठ गई और प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी। किस्मत से तभी निया आ गई और काया को अपने डैडी के इतने करीब बैठे देखकर चौंक गई। आंटी, आप क्या कर रही हैं इस समय डैडी के कमरे में? निया को यूं अचानक देखकर काया सकपका सी गई। युवराज को दूध देने आई थी, देखा तो वो सो गए थे, बस उनके हाथ से किताब निकालकर टेबल पर रख रही थी। काया की इस हरकत ने निया को एक बार फिर से श्रद्धा की बेगुनाही के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो युवराज के कमरे में सीधा रुद्र के कमरे में गई। रुद्र वीडियो गेम खेल रहा था। रुद्र, थोड़ी देर के लिए गेम खेलना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? काया आंटी और डैडी के बारे में। ये सुनते ही रुद्र ने गेम बीच में ही रोक दिया था। मैं भी डैडी के कमरे में गई थी उनसे बात करने के लिए कि तभी देखा कि काया आंटी उनके सरहाने पर बैठकर उनके बाल सहला रही थी। मुझे देखकर वो एकदम हड़बड़ा सी गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा युद्ध। कहीं सच में डैडी और श्रद्धा के अलगाव के पीछे काया आंटी का हाथ तो नहीं? मुझे तो पहले से ही शक था दीदी। हमें श्रद्धा मॉम को ढूंढना होगा और काया आंटी पर नज़र रखनी होगी। मैं डैडी की ज़िंदगी में श्रद्धा मॉम की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। रश्मिका और श्रद्धा का गुजारा कुछ मुंबई वाले घर के किराए से और कुछ बैंक में बड़ी जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज से हो रहा था। मुंबई की तुलना में यहाँ की ज़िंदगी सीधी सादी थी। दोनों का रिश्ता दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा था। अक्सर श्रद्धा अकेले में बैठकर सोचती कि अगर ऐसे समय में उसकी मम्मी उसका साथ ना देती तो वह कहाँ जाती, खुद को अकेले कैसे संभालती। जिस पति पत्नी के रिश्तों को हम 7 जन्मों का मानते हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो सबसे बड़ा, सबसे नाजुक रिश्ता यही है। एक ज़रा सी गलती भी इस रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। यूँ तो पति का घर अपना घर होता है, लेकिन सिर्फ नाम का। जब तक आप पति के मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो तब तक ही आपका है। जब एक ज़रा सी गलती और आप दरवाजे के बाहर। युवराज उसे हमेशा उसकी मम्मी के घर जाने के लिए मना करते थे और आज बुरे वक्त में मम्मी ही साथ दे रही हैं। ये 7 फेरों के 7 वचन सब झूठ है। ज़िंदगी का एकमात्र सच यही है कि माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। सब रिश्ते साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप हर अच्छी बुरी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। आजकल हर रिश्ता गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलता है। सिर्फ माँ बाप का रिश्ता है जो प्यार पर चलता है। युवराज से अलग होने के बाद श्रद्धा के दिल में अपनी मम्मी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। उसके डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। इस समय अविनाश एक बहुत बड़े सहारे के तौर पर उनके साथ थे। वो अक्सर शाम को कुछ देर के लिए मिलने चले आते थे, तो कभी श्रद्धा और रश्मिका उनके घर चली जाती थी। चंडीगढ़ आने के बाद श्रद्धा का एक नया परिवार बन गया था। श्रद्धा मुंबई को पीछे छोड़ आई थी, लेकिन युवराज अभी भी दिल में थे। उन्होंने भुलाना मुमकिन नहीं था। कैसे भुलाती? उनका अंश उनकी कोख में तो था। अगर युवराज चाहते तो उसे ढूंढ सकते थे। उनके लिए उसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। ये सोचकर बहुत तकलीफ महसूस होती थी कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि प्रेगनेंसी में वो कहाँ जाएगी, खुद को कैसे संभालेगी। उसकी नहीं, कम से कम अपने बच्चे की तो फिक्र करते। खैर, उनके हिसाब से ये उनका बच्चा नहीं है तो फिक्र करने का क्या मतलब। श्रद्धा हर बार खुद को आईने में देखती और कहती, माना मैं गलत हूँ युवराज, लेकिन कम से कम आप तो सही निकलते। एक गलत हो जाए तो इसका ये मतलब भी नहीं कि दूसरा भी गलत हो जाए। श्रद्धा को रात को अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगा था। रश्मिका ने अविनाश को फ़ोन करके घर बुला लिया था। श्रद्धा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अविनाश और रश्मिका उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। श्रद्धा दर्द में भी युवराज का नाम ले रही थी। ये देखकर रश्मिका बहुत भावुक हो गई थी। उसने श्रद्धा के इन पलों को रिकॉर्डिंग के रूप में सहेज कर रख लिया था। श्रद्धा जहाँ लेबर रूम में भयंकर दर्द से गुजर रही थी, वह युवराज एक अलग ही दिशा में भटक रहे थे। कुछ घंटों के बाद नर्स ने आकर रश्मिका और अविनाश को खुशखबरी दी कि श्रद्धा को बेटी हुई है। बच्चा और माँ दोनों एकदम स्वस्थ हैं। ये सुनकर रश्मिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो नानी बन गई थी। जैसे ही नर्स ने बच्चे को श्रद्धा की गोद में दिया, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सारी पीड़ा जैसे एक क्षण में बाहर हो गई। ये पल ही बहुत खास भी था और साथ ही तकलीफ दे भी। खास इसलिए कि आज उसकी बेटी का जन्म हुआ था, और तकलीफ दे इसीलिए कि युवराज उसके साथ नहीं थे और ना कभी भविष्य में साथ होने की संभावना थी। एक मन तो कर रहा था कि सारी नाराज़गी भूलकर युवराज को भी फ़ोन करके बता दे कि उनकी बेटी हुई है, लेकिन फिर वो रुक गई। अगर उन्हें उसकी या उसके बच्चे की ज़रा भी परवाह होती तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर पहुँच जाते। रश्मिका बच्चे को गोद में लेकर निहार रही थी। तब तक अविनाश भी मिठाई लेकर आ गए थे सब में बांटने के लिए। श्रद्धा खुश थी ये देखकर कि इस वक्त वो अकेली नहीं है। उसकी मम्मी और अविनाश के रूप में उसका परिवार उसके साथ है। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए श्रद्धा को हॉस्पिटल से छुट्टी जल्दी मिल गई थी। अविनाश और रश्मिका ने मिलकर श्रद्धा का कमरा गुब्बारों से सजाया था। अविनाश की बेटी अपनी मम्मी के साथ कनाडा रहती थी, लिहाजा साल में एक बार ही मुश्किल से मुलाकात हो पाती थी। ज़्यादातर बात वीडियो कॉल पर ही होती थी।
श्रद्धा में अविनाश अपनी बेटी को देखने लगे थे। रश्मिका के लिए जज्बात तो बचपन से ही थे, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बने कि वो अलग हो गए। दोस्ती पीछे छूट गई, दोनों की किस्मत अलग अलग दिशा में मुड़ गई। काया रात को दूध देने युवराज के कमरे में आई तो वो आंखें बंद करके हेडसेट लगाकर गाने सुन रहे थे। जहां काया पहले हिचकिचाती थी, युवराज से दूरी बनाकर बात करती थी, वहीं अब छूने के बहाने तलाशती थी। उसने युवराज के कंधे को हल्के से दबाया। उठिए युवराज, दूध पी लीजिए। युवराज ने जब काया की तरफ देखा तो थोड़े हैरान रह गए। आज इतने सालों में उन्होंने पहली बार काया को इस तरह की नाइट ड्रेस में देखा था। कुछ पलों के लिए युवराज की नज़र काया पर ठहर गई, लेकिन फिर वो संभल गए। युवराज से कोई प्रतिक्रिया ना मिलते देख वो अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटे हुए काया उन्हीं के बारे में सोच रही थी। जिस तरह से आपने मुझे देखा, उसने मुझे यकीन दिला दिया है कि आपके भीतर भी एक चिंगारी सुलगने के इंतज़ार में है। माना आज आपने अपने आप को रोक लिया, लेकिन कब तक रोक पाएंगे? ये ड्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाई तो कोई बात नहीं, तो ज़रूर कमाल दिखाएगा। युवराज अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से उन्होंने काया को देखा था। शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। वो उसकी इज्जत करते थे, लेकिन प्यार तो उन्होंने अपनी पत्नी सिम्मी से किया था, और उसके जाने के बाद श्रद्धा से। उन्हें ये बात भी अटपटी लगी कि आज काया उनके कमरे में इस तरह की नाइट ड्रेस पहनकर क्यों आ गई। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। वैसे भी श्रद्धा की बेवफाई के बाद उन्हें हर औरत ही मक्कार लगती थी। श्रद्धा के बारे में सोचते ही उनका मूड खराब हो गया। वो बिना दूध पिए ही सो गए। निया और रुद्र ने श्रद्धा और रश्मिका के सोशल मीडिया पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि श्रद्धा को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। श्रद्धा ने अपनी बेटी का नाम युविश्रा रखा था, युवराज और अपने नाम को मिलाकर। उसकी आंखें सिर्फ श्रद्धा जैसी थी, बाकी पूरी युवराज पर गई थी। देखते ही देखते युविश्रा 2 महीने की हो गई थी। उसके साथ समय का पता ही नहीं चलता था। रात भर सबको जगाए रखती थी और दिन में आराम से सोती थी। बेटी को पालते हुए श्रद्धा को महसूस हो रहा था कि बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है। उसके साथ तो मम्मी है, बीच बीच में अविनाश भी आ जाते हैं ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर भी वो युविश्रा को संभालते संभालते कितना थक जाती है। पता नहीं मम्मी ने कैसे उसे अकेले संभाला होगा। उसने हमेशा अपनी मम्मी की परवरिश पर उंगली उठाई, उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाया कि वो अच्छी माँ नहीं है, लेकिन आज एहसास हो रहा था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। निया को समझ नहीं आ रहा था कि अपने डैडी के सामने वो श्रद्धा की बेगुनाही कैसे साबित करे। सीडी वाले सबूत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। समझ नहीं आ रहा था कि श्रद्धा और वरुण के इस कांड में काया आंटी की क्या भूमिका है, क्योंकि सीडी के अनुसार दोनों के बीच जो हुआ वो आपसी सहमति से हुआ। बड़ा ही पेचीदा मामला था। श्रद्धा कसूरवार होकर भी खुद को बेगुनाह बता रही थी और आंटी दोषी होकर भी निर्दोष नजर आ रही थी। निया ने श्रद्धा के दोस्त शालवी का नंबर पता किया और उससे फ़ोन लगा दिया। हेलो शालवी, मैं युवराज सिंह राठौड़ की बेटी निया बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? श्रद्धा कहाँ है? मुझे नहीं पता निया। अपने पापा से क्यों नहीं कहती उसका पता लगाने के लिए? उनके लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। प्लीज़ शालवी, मेरी मदद करो। मैं अपने दोनों को मिलाना चाहती हूँ। निया, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए बेकार की कोशिश मत करो। सच में निया, मुझे श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो खुद मीडिया की खबरों से पता चला कि दोनों अलग अलग रहते हैं। न शालवी से बात करने का कोई फ़ायदा हुआ। तलाश शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। उसने युवराज से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने गुस्से से मना कर दिया। फिर रुद्र ने एक सुझाव दिया, दीदी क्यों न इस बारे में डैडी के सेक्रेटरी देवेंद्र अंकल से बात करें। वही डैडी का हर काम करते हैं। पता नहीं उनकी मदद से हमें रश्मिका आंटी या श्रद्धा मॉम का नंबर पता चल जाए। आइडिया तो अच्छा है रुद्र, लेकिन डैडी को पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। वो बात की बात है, पहले बात करके तो देखे कि वो हमारी मदद करेंगे भी कि नहीं। अगले दिन रुद्र और निया लंच के बहाने युवराज से मिलने ऑफिस पहुंच गए। तुम दोनों यहाँ कैसे? डैडी, आज हम आपके साथ लंच करने आए हैं। फ़ोन करके आना चाहिए था निया, मुझे अभी 10 मिनट में अपनी मीटिंग के लिए निकलना है। लंच नहीं, उन्हीं के साथ है। कोई बात नहीं डैडी, अब हम आ ही गए हैं तो यहाँ कुछ ऑर्डर करके खा लेंगे, फिर घर वापस चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। युवराज के जाते ही वो देवेंद्र के कैबिन में चले गए। हेलो अंकल। हेलो बच्चों, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आना हुआ। क्या करें, आजकल पढ़ाई का दबाव इतना है कि समय ही नहीं मिलता। झूठ बोल रहा है अंकल, सारा दिन कमरे में पड़े पड़े गेम खेलता रहता है। रुद्र और निया को लड़ते हुए देखकर उसे हंसी आ गई थी। मुझे तो लगा तुम लोग बड़े हो गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी बच्चे हो। लड़ना बंद करो, आराम से बैठो। बोलो क्या खाओगे? दोनों ने अपने लिए चिली पोटैटो मंगवा लिया था। बातों बातों में निया ने श्रद्धा का विषय छेड़ दिया। डैडी कितने खुश थे श्रद्धा के साथ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनकी खुशियों को। सही कहा तुमने। अंकल, क्या आप श्रद्धा को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? देवेंद्र को चुप देखकर रुद्र उनके आगे मिन्नतें करने लगा। ठीक है रुद्र, मैं कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे डैडी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है अंकल, ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। निया और रुद्र खुश थे कि अब जल्दी ही उन्हें श्रद्धा का पता मिल जाएगा। युवराज रात को घर देर से आए थे। आंखें बंद करके अपने कमरे में लेटे ही थे कि काया सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई।
जारी है। क्या करने वाली है आज गाया? क्या युवराज को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी? क्या एक जीत हासिल करने के बाद दूसरी चाल में जीत हासिल कर पाएगी? क्या निया और रुद्र श्रद्धा को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ना उम्र की सीमा हो इश्क के नापाक।